नमस्कार। इस वीडियो का उद्देश्य केवल शिक्षा और जानकारी है। इस वीडियो के द्वारा मिली हुई कोई भी जानकारी किसी भी चिकित्सा सलाह के बराबर नहीं है। इसलिए अगर आपको कोई भी कान नाक गले से संबंधित शिकायत है तो आप ईएनटी सर्जन या ईएनटी स्पेशलिस्ट से संपर्क करें। क्या आपको सर में दर्द रहता है? क्या आपको आंखों के पीछे दर्द भी महसूस होता है? क्या आपको पूरे चेहरे पे भी दर्द होता है? क्या कभी कभी आपको सर के बीच में भी दर्द लगता है? क्या आपका नाक बहता है, नाक बंद बंद लगता है, पूरे दिन थकान रहती है, रात को नींद भी अच्छे से नहीं आ पाती? अगर आपको अक्सर सर में दर्द होता है और खांसी जुकाम रहता है तो हो सकता है आपको साइनोसाइटिस हो। नमस्कार, मैं दिगंत शर्मा, ईएनटी स्पेशलिस्ट, आज आपको बताने वाला हूं साइनोसाइटिस के बारे में। साइनोसाइटिस जानने से पहले हम सबको जानना पड़ेगा कि साइनस क्या होते हैं, साइनोसाइटिस का मतलब क्या होता है। साइनोसाइटिस, जहां पे भी आइटिस आ जाए तो अंग्रेजी चिकित्सा पद्धति या एलोपैथिक में उसको मतलब है सूजन, यानी कि किसी जगह पे सूजन आ जाना। जैसे पेनक्रियाम में सूजन आ जाए तो पेनक्रियाटाइटिस, और ऐसे ही आपके गाल ब्लैडर में सूजन आ जाए तो कोलिसिस्टाइटिस। तो ऐसे ही साइनोसाइटिस, साइनोसाइटिस यानी आपके साइनसिस में सूजन है। अब आप पूछेंगे साइनस क्या होता है। आम लोग तो साइनोसाइटिस को ही साइनस बोलते हैं, हाय मुझे साइनस हो गया। साइनस कोई बीमारी नहीं है, साइनस यानी खोखली जगह। हमारी जो खोपड़ी है, जैसे आप मेरा ये मुंह देख रहे हैं तो इसमें बहुत सारे साइनस यानी खोखली जगहें होती हैं। प्रकृति ने हमारी खोपड़ी को खोखला बनाया है, इसलिए बनाया है ताकि हमारी खोपड़ी हल्की रहे, इसमें ज़्यादा जगह रहे। दूसरा, इसी खोपड़ी में कान और नाक बहुत ही अहम ऑर्गन हैं जो श्वास अंदर लेने या जिनका प्रेशर से बहुत ज़्यादा जुड़ाव है। तो एयरी स्पेस होने से इन ऑर्गन्स को अपने काम करने की इजाज़त मिल जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे कान में एक टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है जो कि नाक से स्टेशियन ट्यूब से जुड़ी होती है। तो ये प्रेशर सिस्टम हवा पे बेस्ड है। ऐसे ही हमारे सांस लेने का सिस्टम भी हवा के प्रेशर पे बेस्ड है, और इसीलिए साइनसेस होते हैं जिससे कि खोखले रास्ते हों जिससे हवा आए और जाए। इसके अलावा हमारे शरीर में जो साइनसेस होते हैं इनका एक प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है, रक्षात्मक रोग। जैसे कि मैंने आपको एलर्जिक राइनाइटिस के एपिसोड में बताया था कि जो हमारी इम्यूनिटी है वो बाहर से कोई भी फॉरेन तत्व आता है उसको रोकने की कोशिश करती है। बहुत सारे लेवल्स में उनको रोका जाता है। इसलिए जैसे ही हम श्वास ले रहे हैं, श्वास में गंदगी, मिट्टी, बैक्टीरिया, ये सब चीज़ें होती हैं। हाल फिलहाल में तो शहरों का यहाँ भारत में बहुत ही बुरा हाल है। हाल ही में मैंने एक रिपोर्ट में पढ़ा था कि दिल्ली में जो कि सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर है पीपीएम, उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा है, यानी हवा में मिट्टी के कण बहुत ज़्यादा है। और हमारे शरीर और प्रकृति को भी पता है कि हवा के अंदर धूल होती है, तो उस धूल को शरीर के अंदर जाने से कैसे रोका जाए। तो उसी के लिए हमारे शरीर में एक नेचुरल मैकेनिज्म है, वो है म्यूकस प्रोडक्शन। जैसे कि आप अभी मेरा चेहरा देख पा रहे हैं, हमारे चेहरे में बहुत सारे साइनसेस होते हैं। जहाँ पे मैं आपको अपना इशारा करके बता रहा हूँ माथे के ऊपर, इसे कहते हैं फ्रंटल साइनस। ये नाक और आँख के बीच में जो जगह होती है इसको कहते हैं इथमॉइड साइनस, और ये खोपड़ी के इस जगह और इस जगह इसको कहते हैं मैक्सिलरी साइनस। इन तीनों साइनसेस के अलावा एक और साइनस होता है जो खोपड़ी के अंदर होता है, उसको कहते हैं स्फिनॉइड साइनस। तो जहाँ का इन्फेक्शन रहेगा वहाँ का ही लक्षण आपको आएगा। धीरे धीरे मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि किस साइनस के इन्वॉल्व होने से कौन सा लक्षण आएगा और उसका क्या उपाय है। तो चलिए मेरे साथ। साइनोसाइटिस भारत में बहुत ही प्रचलित बीमारी है। भारत में साइनोसाइटिस के 1,34,00,000 केसेस हैं, यानी हर 8 भारतीयों में एक भारतीय को साइनोसाइटिस है।
साइनोसाइटिस इतनी ज़्यादा बीमारी इसलिए है क्योंकि इसके बारे में किसी को नॉलेज नहीं, इग्नोरेंस है, लोग इसके बारे में जानते नहीं। खांसी जुकाम होता है, लोग गोली खा के सोचते हैं वह ठीक हो गया, बट वही जुकाम जो कि एक शुरुआती लक्षण होता है धीरे धीरे साइनोसाइटिस में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम बात करेंगे ऐसे शरीर के विकारों की या ऐसे कंडीशन की जिनमें साइनोसाइटिस होने की जो पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा हो जाती है। सबसे पहले हमारे शरीरों के विकार। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि साइनस में मेन रोल नाक और साइनसिस का है, तो अगर आपके नाक में कुछ विकार हो, जैसे कि आपके नाक की हड्डी थोड़ी टेढ़ी हो, जिसको हम डेविएटेड नेजल सेप्टम कहते हैं, इस स्थिति में हवा का प्रवाह कम होता है और साइनसेस ब्लॉक हो जाते हैं और ऐसे लोगों को इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है, तो इन लोगों को साइनोसाइटिस की बीमारी ज़्यादा हो जाती है। दूसरी बात, कई लोगों में एलर्जी की जो टेंडेंसी होती है, जो क्षमता होती है, एक विकार होता है कि उनके अंदर एलर्जी होती है, जिससे नाक के अंदर पॉलिप या मस्से बन जाते हैं। पॉलिप में क्या होता है कि जब भी हमारी त्वचा को एलर्जी होती है तो उस म्यूकस मेम्ब्रेन में क्या कहते हैं, फ्लूइड भर जाता है, सूजन आ जाती है, इडीमा हो जाता है और उसी इडेटमिस जो त्वचा है उससे पॉलिप बन जाते हैं। पॉलिप बिल्कुल ऐसे सुडोल से, लंबे से, छोटी नेक, मोटे से होते हैं। ये सांस का रास्ता ब्लॉक करते हैं। इसके अलावा नाक की ऑब्स्ट्रक्शन की बहुत सी कंडीशन होती है जिसको कि कहते हैं नेजल स्पर। इसके अलावा अन्य कंडीशन होती है एलर्जी। अगर एक व्यक्ति के अंदर एलर्जी की टेंडेंसी ज़्यादा है तो उसके अंदर ये म्यूकस मेम्ब्रेन जो नाक और साइनस की इसके ऊपर कवरिंग होती है, उनमें सूजन की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है। तो जैसे ही ये सूजेगा, ब्लॉकेज होगी, साइनोसाइटिस हो जाएगा। दूसरा, एस्थमा। अगर किसी को एस्थमा है, एस्थमा अपने आप में ही एक एलर्जी कंडीशन है, यानी उस व्यक्ति की जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता है वो ओवरराइड है, वो जरूरत से ज़्यादा है। जरूरत से ज़्यादा प्रतिरोधक क्षमता के काम करने से एलर्जी की कंडीशन पैदा होती है और जिन लोगों को एलर्जी होती है उनको साइनोसाइटिस की समस्या ज़्यादा रहती है। ये एक विशेष तरह का साइनोसाइटिस होता है जिसको कहते हैं एलर्जिक साइनोसाइटिस। इसके अलावा एक कंडीशन होती है जेनेटिक कंडीशन, यानी जो माता या माता पिता से बच्चों में आए जेनेटिक कंडीशन, जिसको कहते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस। जिन लोगों को सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है उनका कुछ मेम्ब्रेन का इशू, यानी किसी मेम्ब्रेन पैसेज के होता है जिस कारण से सेक्रीशन मोटी हो जाती है। सेक्रीशन मोटी हो जाने के कारण, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि साइनस एक म्यूकस प्रोड्यूस करता है बैक्टीरिया को रोकने के लिए और वो नेचुरल प्रोसेस से निकल जाता है, पर जिनमें ये सेक्रीशन मोटी होती है वो निकल नहीं पाती, ब्लॉकेज हो जाती है, तो इसलिए उन लोगों को भी साइनोसाइटिस हो जाता है। अभी मैंने आपको बताया कि एलर्जी में आपकी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो ज़्यादा काम करती है, पर जैसा कि गीता में मैंने बताया गया है कि किसी चीज़ की भी अति या कम होना ठीक नहीं है। अगर आपकी इम्यूनिटी ज़्यादा होगी तो आपको एलर्जी हो जाएगी, तो आपको साइनोसाइटिस हो जाएगा। पर अगर आपकी इम्यूनिटी कम होगी तो आपको इन्फेक्शन ज़्यादा होंगे, तो उन कंडीशन में भी साइनोसाइटिस ज़्यादा हो जाता है। इम्यूनिटी कम की बीमारियां हैं जैसे कि HIV है, किसी को डायबिटीज़ है या किसी को एक जेनेटिक इम्यूनिटी की प्रॉब्लम है, तो उनको भी ये दिक्कत आती है। दूसरी बात, जो लोग धूम्रपान करते हैं, धूम्रपान करने से धूम्रपान का जो धुआं होता है वो म्यूकस मेम्ब्रेन के लिए एक इरिटेंट होता है जिस कारण से साइनोसाइटिस हो जाता है। तो धूम्रपान वाले को भी साइनोसाइटिस से ज़्यादा रिस्क है। इसके अलावा पर्यावरण में भी बहुत ऐसे उत्तेजक तत्व होते हैं जो म्यूकस मेम्ब्रेन की सूजन को बढ़ा देते हैं। आपने एग्जाम्पल देखा होगा कि जो लोग हाई ट्रैफिक की जगहों पे जाते हैं उनकी नाक में जलन और नाक भारी भारी लगना, कईयों को किसी के बीड़ी पीने से भी नाक में प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये सूजन पर्यावरणिक उत्तेजक तत्व या इरिटेंट से होती है। धुआं हो सकता है, बीड़ी का धुआं हो सकता है, कूड़े का धुआं हो सकता है, तो इनसे भी साइनोसाइटिस हो जाता है। तो बहुत सारे कारण हैं जिनसे साइनोसाइटिस हो जाता है। अगर आप ने मेरी बात पे ध्यान दिया होगा कि साइनसेस यहाँ 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 ही हैं।
अगर किसी को दांत का इन्फेक्शन है और वो बढ़ के यहाँ चले जाए तो इस कारण से मैक्सिलरी साइनोसाइटिस भी हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि मैक्सिलरी साइनस यहाँ पर होते हैं। इसके अलावा आयु का भी विशेष महत्व है। साइनसेस छोटे बच्चों में और बुढ़ों में ज़्यादा होते हैं। तो इसके अलावा वायुमंडल का जो दबाव है, जो प्रेशर है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। जिन व्यक्ति को वायुमंडल के प्रेशर चेंजेस ज़्यादा झेलने पड़ते हैं उनमें साइनोसाइटिस की टेंडेंसी ज़्यादा हो जाती है। जैसे कि जो प्लेन चलाते हैं, समुद्र में डाइविंग करते हैं, एयर होस्टेस हैं, तो प्रेशर चेंजेस उनको लगेंगे। तो अब हम बात करेंगे साइनोसाइटिस के लक्षण के बारे में। जैसा कि मैंने आप सबको बता दिया है कि साइनसेस कहाँ होते हैं। सबसे पहला फ्रंटल साइनस। अगर इस जगह पे ब्लॉकेज होती है या प्रेशर होता है तो व्यक्ति को सर दर्द होगा। अगर एथमॉइड जगह पे ब्लॉकेज है तो क्या होगा? आंखों में दर्द होगा। अगर किसी को मैक्सिलरी साइनस में प्रॉब्लम है तो उसके यहाँ दबाने से उसको दर्द होगा। और अगर स्फिनॉइड साइनस है तो उससे सर में दर्द मिडल वाली साइड में होगा, क्योंकि स्फिनॉइड थोड़ा अंदर की तरफ लोकेटेड होता है। इसके अलावा साइनोसाइटिस के जो अन्य लक्षण हैं वो यह है कि नाक से मोटा मोटा म्यूकस गिरना, ठीक है। उसके अलावा बदबू आना, गंध कम हो जाना, आप गंध कम सुन पाते हैं। इसके अलावा क्या कहते हैं, स्वाद कम आना। अगर इन्फेक्शन ज़्यादा हो तो बुखार भी हो सकता है। उसके अलावा पूरे दिन बंदे को थकान रहती है, उसकी रात को नींद भी प्रॉपरली नहीं आती, क्योंकि नाक की ब्लॉकेज और साइनस की ब्लॉकेज से वह सो नहीं पाता, तो उसका पूरा रूटीन खराब हो जाता है। तो ये सब सिम्टम है साइनोसाइटिस के। साइनोसाइटिस को हम अलग तरीके से विभाजित कर सकते हैं। पहली बात कि किस कारण से वो हुआ है। इन्फेक्शियस साइनोसाइटिस, जो कि इन्फेक्शन के कारण होता है, जो कि बैक्टीरिया, वायरल, फंगल, इनके कारण हो सकता है। एक होता है एलर्जिक साइनोसाइटिस, जो किसी एलर्जी के कारण होता है। इसके अलावा हम साइनोसाइटिस को उसकी ड्यूरेशन से भी जो है विभाजित कर सकते हैं कि कितनी ड्यूरेशन से है। अगर किसी को लक्षण 4 हफ्ते से हैं तो हम कहेंगे एक्यूट साइनोसाइटिस। अगर 4 हफ्ते से 8 हफ्ते के बीच में है तो वह है सब एक्यूट साइनोसाइटिस। अगर 8 हफ्ते से ज्यादा है तो यह है क्रॉनिक साइनोसाइटिस। और अगर किसी को 1 साल में 3 या 3 से ज्यादा बार एपिसोड हो रहा है तो वह है रिकरेंट साइनोसाइटिस। भारत में सबसे ज्यादा जो साइनोसाइटिस पाया गया है वह क्रॉनिक साइनोसाइटिस है। और इसका एक कारण है। कारण यह है कि पहली बात तो भारत थोड़ा गरीब देश तो है ही, तो हर कोई डॉक्टर के पास नहीं जाता। लोग केमिस्ट से दवाई ले लेते हैं, वो 1-2 गोली देते हैं जिससे कि इन्फेक्शन रुक जाता है, और जो नॉर्मल जुकाम होता है वह साइनोसाइटिस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए कोई भी छोटा मोटा जुकाम हो आप ENT स्पेशलिस्ट से जरूर जाएं कि आपको थोड़ा भी इनिशियल लेवल का भी डिसीज हो वह पकड़ा जाए और उसका तुरंत इलाज हो। इसके अलावा भारत में डॉक्टर्स की कमी है। गांव देहातों में डॉक्टर कम ही मिलते हैं और वहाँ झोला छाप होते हैं। जिनको मेडिसिन की जानकारी नहीं वह ENT के बारे में क्या बता पाएंगे और साइनोसाइटिस के बारे में क्या बता पाएंगे। इसलिए क्रॉनिक साइनोसाइटिस हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या बनकर आ गया है। अगर हम एनालिसिस करें तो जितने साइनोसाइटिस केस हैं उसका 46% क्रॉनिक साइनोसाइटिस हैं, क्योंकि चीजों का इलाज नहीं हो रहा। और भारत में एक प्रवृत्ति है कि अंग्रेजी दवाइयों से दूर जाने की। अंग्रेजी दवाइयां में भी साइड इफेक्ट करती हों पर वह हर चीज का शर्तिया इलाज कर देती हैं या पूरी तरीके से ठीक कर देती हैं। लोग इन लोग में आ जाते हैं कि आयुर्वेदिक दवाई या देसी दवाई से वह ठीक हो जाएंगे, तो नहीं होता। बीमारी दब जाती है और वह आगे चल के क्रॉनिक साइनोसाइटिस के रूप में आ जाती है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। मेरे इस वीडियो का यही उद्देश्य है कि आप सबको इन्फॉर्मेशन मिले और आप अपनी बीमारी को सही समय पे पकड़ें और एक ENT सर्जन को कांटेक्ट करें
जो आपकी बीमारी को प्राथमिक या पहले ही पकड़ ले और इसका इलाज शुरू हो जाए। साइनोसाइटिस का निदान कैसे हो? पहली बात, साइनोसाइटिस का निदान पहले तो क्लिनिकल रूप में होता है। क्लिनिकल रूप में मतलब अगर एक व्यक्ति ईएनटी सर्जन के पास जाता है तो ईएनटी सर्जन अपनी एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस से डायग्नोज कर लेता है कि उसकी बीमारी नॉर्मल बुखार है या साइनोसाइटिस है। तो ये तो हो गया क्लिनिकल डायग्नोसिस। इसके अलावा निदान की और भी प्रणालियां हैं, जैसे कि एक्सरे। एक्सरे से हम मैक्सिलरी साइनस, फ्रंटल साइनस और इथमॉइड साइनस, इनके अंदर कोई द्रव भरा है, पस भरा है या यहाँ सूजन है, ये हम एक्सरे से देख सकते हैं और हम बता सकते हैं कि बंदे को साइनोसाइटिस है या नहीं। इसके अलावा सीटी स्कैन पैरानेजल साइनस, पैरानेजल यानी नाक के इर्द गिर्द, ये नाक ये इर्द गिर्द, तो पैरानेजल साइनस का अगर हम सीटी कराते हैं तो हमें साइनस के अंदर का पता लग जाता है कि कहाँ ब्लॉकेज है, कहाँ पस भरा है, पानी भरा है। जो भी कंडीशन होती है हम आराम से डायग्नोसिस कर सकते हैं कि साइनोसाइटिस किस स्टेज पे है और इसका क्या इलाज होना चाहिए। आप देख सकते हैं ये एक्सरे मैक्सिलरी साइनोसाइटिस दर्शा रहा है। बाएं साइड पे मैक्सिलरी साइनस पूरा हेजी हुआ है, हालांकि दाएं साइड में थोड़ी हेजीनेस कम है। तो इस तरह से हम मैक्सिलरी साइनोसाइटिस आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस सीटी में भी दाएं साइड नॉर्मल है और बाएं साइड में जो हेजीनेस है वो साइनोसाइटिस दर्शाती है, क्योंकि लाइनिंग्स पे ही हेजीनेस है तो ये कहलाता है म्यूकोजल हाइपोट्रोफी। ये एक सीटी इमेज है जो बता रहा है बाएं साइड पे साइनोसाइटिस हुआ है। आप दोनों तरफ का फर्क देख सकते हैं, दाएं साइड नॉर्मल साइनस है और बाएं साइड साइनोसाइटिस। नाक से पस निकलती है, उसके भी कल्चर से हम साइनोसाइटिस का पता कर सकते हैं और जो जीवाणु उस प्रॉब्लम को क्रिएट कर रहा है वो भी हम पता कर सकते हैं। इसके अलावा जनरल ब्लड टेस्ट होते हैं, उससे पता लग जाता है कि व्यक्ति में कौन सा जीवाणु है जो ये बीमारी कर रहा है। फिर उसके आधार पर एंटीबायोटिक और गोलियां दी जाती हैं। आई हो और आपको लगा हो कि मेरी इस वीडियो से आपका कोई इन्फॉर्मेशन या आपकी कोई जानकारी बढ़ी है तो कृपया मेरी इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में कोई भी कंफ्यूजन हो इस वीडियो से रिलेटेड तो ज़रूर लिखिए। मैं उस कंफ्यूजन का जवाब आपको ज़रूर दूंगा। अगर आपको कोई और टॉपिक चाहिए जिस पे मैं हेल्थ रिलेटेड वीडियो बनाऊं तो मुझे ज़रूर कमेंट में डालें, मैं ज़रूर उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। तो आपसे बस मेरी यही रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।